हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के लिए 5 मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और साइंस में 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 क्वेश्चन रामबाण होने वाला है। ये 5 क्वेश्चन यदि आपने यहाँ से कर लिया तो आपका यहाँ से कम 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर बाबू? कम से कम 20 नंबर। और 20 नंबर बहुत होता है, मात्र एक वीडियो आपको 20 नंबर पक्का करा देगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपका यहाँ से कितना पक्का हो जाएगा? 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हर एक प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। आपके लिए इतना इंपोर्टेंट प्रश्न खोज के ला रहे हैं तो आपका बस एक फर्ज बनता है बाबू कि इस एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें जो चौथा नंबर प्रश्न है, मोस्ट वांटेड प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल में लिखा है। यदि आपने इस न्यूमेरिकल को कर लिया तो यहाँ से आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। 100% है कि 2025 एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। तो ये पांचों क्वेश्चन को मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको इधर उधर इसका सॉल्यूशन न खोजना पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह आपको सभी सब्जेक्ट का यदि इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 2025 के लिए तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। लगातार कितने साल से आप देख सकते हैं, 2024, 2023, 2022, 2020 और 2019 का प्रश्न है। लगातार 5 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो टॉपिक है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है चलिए वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है। आपको हेडिंग का लगाना है, आपको हेडिंग लगाना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है और इसमें क्या लिखना है आपको? विद्युत रासायनिक श्रेणी हेडिंग हो गया। अब इसमें लिखना है कि जब जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा बाबू। ठीक है, क्या लिखना है? बस आपको लिखना है कि जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। फिर अब इसे क्या लिखना है? आपको 2 अनुप्रयोग लिखना है कि मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ करते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका 2 अनुप्रयोग लिखते हैं। पहला क्या है? अनुप्रयोग उसमें लिखना है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आपको लिखना है कि धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में, धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। ठीक है, तो इस तरह यहां से आपका 4 नंबर फिक्स हो गया इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और मैं एक बात बता दूं कि 2025 के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको इसको जरूर तैयार कर लेना बाबू यदि आप 2025 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए इस तरह अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024, 2023, 2022, 2018, 2016 का ये प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उस पर क्या लिखना है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए मैं उसको आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हेडिंग लगाना है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है। ठीक है, और उसमें लिखना है कि जब अम्ल व क्षार की क्रिया, जब एक अम्ल हो और एक क्षार हो कि जब क्रिया आप आपस में कराई जाती है तब लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना आसान लैंग्वेज है, इससे ज्यादा आसान लैंग्वेज नहीं हो सकता है कि जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। इसी अभिक्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब इसको आपको उदाहरण सही समझाना है तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक HCl लीजिए, मतलब एक अम्ल लीजिए। HCl क्या है? एक अम्ल है। और NaOH क्या? एक क्षार है। तो जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में आप कराएंगे
तो उससे क्या बनेगा आपका NaCl, जिसको नमक बनते हैं, नमक बोलते हैं, ये क्या लवण है, और H2O क्या बनेगा जल। तो लवण तथा जल बनने की जो क्रिया होती है क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना था, इसको कंप्लीट लिखना था। तो आपको जैसे लिखना है मैंने उसी तरह आपको लिखा है, ताकि आपको एग्जाम में ये ना सोचना पड़े कि हमको इसका उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपको बस इसी तरह लिखना है और आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। 2024-2023 का प्रश्न है और ऐसा लगता है कि 2025 में इस प्रश्न का आना 100% तय है। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया लिखना है। तो चलिए इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है योगात्मक अभिक्रिया। क्या लगाना है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब योगात्मक अभिक्रिया क्या लिखना है कि वे अभिक्रियाएं, क्या लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक, क्या लिखना है कि जिनमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है ना, अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक के पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण कैसे लिखना है, इसको लिखना है CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना का आप क्रिया जल से कराते हैं, तो देखिए इसमें दो अभिकर्मक है ना, ये दो अभिकर्मक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, मतलब एक उत्पाद बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। ये आपका बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड OH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका इस तरह तैयार हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह अब अगला प्रश्न को करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है, न्यूमेरिकल दिया है आपका 4 नंबर का न्यूमेरिकल 2024 में पूछा गया है और 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाला। ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब आपको यू का मान यहाँ से पूछ रहा है। फिर आगे पढ़िए, ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, जबकि प्रतिबिंब क्या वास्तविक हो। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल में, ठीक है, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, कोई भी गुना दे दे, तो आपको समझना है कि आवर्धन का मान दिया है। किसका मान दिया है, आवर्धन का मान दिया, मतलब यम का मान दिया है। अगर वास्तविक कहेगा तो माइनस में लेंगे, माइनस का 5 लेंगे। अगर आभासी कहता है तो प्लस का 5 लेते हैं। यहां से क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, कि जब भी आपको प्रश्न में गुना बोले, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो जब भी गुना बोलेगा तो यम का मान दिया है, निगेटिव की पॉजिटिव वो आगे बताएगा। यदि वास्तविक कहेगा तो माइनस और आभासी कहेगा तो प्लस। ठीक, कर प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यू का मान ज्ञात करना और भी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है उसको सबसे पहले आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं उसको आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है हल। क्या लिखना है, क्या लिखना है, हल। ठीक है, लिखिएगा दिया, दिया है। आपको क्या क्या दिया, दिया है आपको, दिया फोकस दूरी, मतलब यफ का मान दिया है, यफ का मान दिया, स्मॉल यफ से लिखते हैं। ठीक है, अब कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसका मान किसमें होगा, निगेटिव में, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे इस किसका मान दिया, यम का मान दिया है, यम का मान क्या दिया है, माइनस का 5, क्योंकि वास्तविक बोला है। ठीक, अब आपसे यू का मान पूछा है और किसका मान पूछा है, भी का मान पूछा है, दोनों का मान पूछा है। कैसे निकालते, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमने हमने एक आवर्धन का सूत्र पढ़ा है, यम इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने, ध्यान समझिएगा, यम इक्वल टू माइनस भी बाई यू पढ़ा है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, भी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, भी का मान निकालेंगे। कैसे निकाल, ध्यान समझिएगा, यम का मान क्या दिया है, माइनस का 5, ठीक, माइनस भी अपान यू। अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
माइनस से माइनस क्या कैंसिल होगा, यहाँ से ये यू किस में है, भाग में जाएगा, किस में गुणा में, तो यहाँ से भी का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से भी का मान निकल जाएगा 5 यू। ठीक, क्या हो गया। अब क्या कीजिए, बस आपका करना है दर्पण सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाना है, दर्पण सूत्र आपको लगाना है, और वहां से आपका दोनों का मान निकल जाएगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपका दर्पण सूत्र होता है एफ का मान -10, तो -10 रख दिया। ठीक है, 1/v, भी का मान यहाँ से कितना निकाला आपने 5u, तो भी की जगह रख दीजिए 5u प्लस 1/u का 1/u। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ से 5u, एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम तो 5u। ठीक, अब 5u से 5u कटेगा एक बार में, एक का गुणा एक करेंगे तो एक, यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक, ये तो आपको भिन्न का सवाल है, करने आता होगा। ठीक है, अब 1/10, ठीक, 5 1 6, यहाँ जाएगा 5u। ठीक, अब यहाँ से किसका मान निकालिए आप, u का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा, ये 10 किस में है, भाग में, तो किस में जाएगा गुणा में, मतलब कैंची गुणा करा दीजिए। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे। ठीक, तो -5u बराबर 10 7 60, तो u का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 60 बट्टा माइनस का, सॉरी 60 बट्टा माइनस का 5, माइनस ऊपर चला गया, काटेंगे कितना कर देगा 12 12 में। तो यहाँ से आपका u का मान कितना आ गया, यहाँ से आपका u का मान आ गया बाबू -12 सेंटीमीटर। अब आपका u का मान पूछा था और किसका मान पूछा था, v का भी मान पूछा था। तो क्या कीजिए आप u का मान कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो जब आप u का मान यहाँ पर रखेंगे -12, तो कितना जाएगा v का मान 12 25 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका किसका मान आ गया, v का मान आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझिएगा, कह रहा है कि आपको कोई उत्तल दर्पण दिया है जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो निगेटिव रहती है। फिर कह रहा है कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने बताया कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में 5 गुना 6 गुना 7 गुना बोले तो वो यम का मान मतलब आवर्धन का मान देता है। निगेटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि वास्तविक बोला है, अगर आप भाषिक बोलते तो हम प्लस कर लेते। ठीक है, अब आपसे u का मान पूछा था, v का मान पूछा था, तो एक सूत्र से आप दो का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, यम का मान हमने यम का सूत्र लगाया आवर्धन का, यहाँ से हमने v का मान निकाल लिया, v का मान लगाया निकाल लिया, यहाँ से दर्पण सूत्र लगाया, v का मान रख दिया 5u, एलसीएम उनसे दिया सॉल्व किया, यहाँ से u का मान निकला, u का जैसे मान निकला तो मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ सब किसका मान निकल गया, v का मान निकल गया। आशा करते कि न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये प्रश्न दो तरह से आ सकता है, 2024-2022 में पूछा गया है। ये प्रश्न कितने तरह पूछा सकता है उसको ध्यान समझिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, डायरेक्ट या तो बोल देगा या बोलेगा कि किसी चालक में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ठीक ना, किसी चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। मतलब बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में पहले बता दे रहा हूँ, 2024 के कम से कम 7 सेट में 3 सेट में पूछा गया प्रश्न कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। डायरेक्ट बोला है या बोला है कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं उस नियम को लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। बाएं मतलब ब से बल मतलब बाएं हाथ का प्रयोग बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आपको इसको लिखना कैसे ध्यान समझेगा। लिखना है आपको सबसे पहले लगाना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हेडिंग का लगाना है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें लिखना है कि इस नियम के अनुसार, जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपका ये क्या है, बायां हाथ है। ठीक है, बायां हाथ है, इसमें क्या करना है आपको, अंगूठा लेना है, फिर इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा। इन तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों परस्पर क्या है, लंबवत रहे। ठीक है, लंबवत रहे। इस स्थिति में जो तर्जनी होती है, ये जो तर्जनी होती है, ये वाला जो तर्जनी होती है, ये जो तर्जनी होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ध्यान समझिएगा, अगर ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो मध्यमा है, मध्यमा तो मध्य वाला, ये धारा को दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो अंगूठा होगा
ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यही आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था। इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकता है। आप पूरे किताब में खोज लीजिएगा, इतना बड़ा लिखा है कि आपको याद करने में बहुत ज्यादा क्या होगा, कठिनाइयां होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने जैसे लिखा है वैसे आप लिख देंगे तो पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। एक बार और समझिए प्रश्न किस तरह पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, या तो डायरेक्ट पूछ देगा या पूछे किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, उस नियम को भी लिखिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पांचों प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में।